I hope you let me in, yeah. इस स्टोरी का शुरुआत किंग ऑफ एवरीथिंग यानी जेनोसामा के पैलेस से होता है, जहां हम देखते हैं कि जेनोसामा सारे गॉड और यूनिवर्स को संभालते संभालते बोर हो चुका था। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अब आपको आपके एक सक्सेसर की ज़रूरत है। अगर फ्यूचर में कोई आपसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा तो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। जेनोसामा भी कहते हैं हाँ मैं अब थक चुका हूँ ये सब काम करते करते, तो मुझे क्या करना चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट बिना कुछ सोचे कहते तो ये बात है, तो मेरे पास इसके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। वो सक्सेसर आपका बेटा हो सकता है जो कि आपके साथ हर वक्त रहेगा, आपके साथ खेलेगा, उसके पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो आपका बेटा होगा और आपके हर काम में मदद भी करेगा एक किंग के बेटा होने नाते। मैं और बाकी के एंजल हमेशा उसके ऑर्डर का पालन करेंगे। तो अब ये सब बातें सुनकर जेनोसामा कहते हैं ये तो एक बेहतरीन आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया, पर उस बच्चे का मादर कौन बनेगा ये तो आपको ही चूज करना पड़ेगा, आप किस लाइफ फॉर्म चाहते हो। ग्रैंड प्रीस्ट मैं चाहता हूँ इस प्लेनेट का एक साइंस हो जो कि अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, वही मेरे इस बच्चे का परफेक्ट माँ होगा और उस बच्चे को ही मैं अगले सक्सेसर बनाऊंगा। ग्रेट जेनोसामा अब वक्त आ चुका है, आपको मॉम को चूज करना पड़ेगा, आप किसको अपना बच्चे का मदर बनाना चाहते हो। उसके बाद जेनोसामा सारे यूनिवर्स के साइंस को देखते हैं और सोचने लगते हैं कौन उसके बच्चे का परफेक्ट माँ होगा। तभी वो जीने को देखता है और सोचने लगता है जीने एक बड़ी नेकदिल इंसान है, वो उसके बच्चे के लिए परफेक्ट माँ बन सकता है। मुझे इस टाइप का ही कोई चाहिए था मेरे बच्चे के माँ के लिए। मुझे पता है मैं इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा बाप तो नहीं, पर वो सबसे अच्छा माँ बन सकता है और अगर माँ अच्छा होगा तो मेरा बेटा भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ जीने एंड बार्टो काफी दिनों से आपस में मिले भी नहीं थे, पर यहाँ पर ही कहानी में ट्विस्ट आता है। जेनोसामा जीने को ही उस बच्चे का मॉम के लिए चूज करता है, तो इसीलिए उस जीने के अंदर एक बच्चा ग्रो कर रहा था। उसके कुछ दिनों बाद हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जीने ये रियलाइज करता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो शॉक हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, मेरा तो किसी के साथ लव रिलेशन भी नहीं था, तो ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आ सकता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए ऐसे ऐसे उसके अंदर बच्चे बड़े से बड़े होता जा रहा था। जिन्हें इस सवाल का आंसर ढूंढते ढूंढते बोर हो जाते पर फिर भी उसका कोई भी आंसर नहीं मिलता है। पर अचानक उसके सामने एक दिन ग्रैंड प्रीस्ट आता है और कहते हैं जिन्हें तुम्हें इतना भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें बस इस बच्चे का माँ के लिए चूज किया गया है, उतना भी ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि वो बच्चा फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा जीने, जब तक इस बच्चे का जन्म ना हो जाए। जीने अब गुस्सा हो जाता है और कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और अब तुम हो कौन। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये वक्त नहीं है ये सब बात करने का, पर मैं ही क्यों, आखिर मुझे क्यों चूज किया गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पर यह कैसे पॉसिबल है, एक पावर की मदद से मेरे अंदर एक बच्चा ग्रो हो रहा है। मिस जीने अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ ये बच्चा फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। और आप जेनोसामा के ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकते हैं, वो आप पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया था और आपको ही कई सारे यूनिवर्स बिलियंस ऑफ गैलेक्सी प्लैनेट में से आपको चूज किया गया है इस बच्चे के मदर के लिए। कुछ टाइम बाद आप भी सब कुछ समझ जाओगे जिन्हें। पर फिर भी उसके आगे वो कुछ कह पाती, ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से वैनिश हो जाता है और अब जीने थोड़ा थोड़ा करके समझने लगा था असल में हो क्या रहा है। मीनवाइल हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। ग्रेट जेनोसामा जब उस बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप उसके साथ क्या करोगे। जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता मैं वेट करूंगा और जब उसका जन्म हो जाएगा तुम इसी जगह पर उसे ट्रेंड करोगे और उसे तुम अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना होता है उस सब कुछ सिखाओगे, क्योंकि वो तब छोटा सा बच्चा रहेगा, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं रहेगा कब कितना पावर यूज करना चाहिए। तुम उसे ऐसे ट्रेन करोगे ताकि जरूरत पड़ने पर वो सारे गॉड्स को भी खत्म कर सके। मैं सब कुछ समझ गया जेनोसामा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो बच्चा एक लेजेंड होगा जो कि इस पूरी यूनिवर्स का डेस्टिनी चेंज कर देगा। उसके बाद कुछ महीनों बीत जाते हैं, फाइनली जीने उस बच्चे को जन्म देता है। उस बच्चे का जन्म होने का खबर पूरी यूनिवर्स में फैल जाता है कि एक काफ़ी पावरफुल बच्चे का जन्म हुआ है इस प्लैनेट वेजिटा पर। असल में वो बच्चा कौन है ये देखने के लिए वहाँ पर मौजूद कुछ साइंस ट्रैकर के यूज़ करते हैं, पर तभी उन लोगों का ट्रैकर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद साइंस शॉक हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है। और उन लोगों को अब ऐसा भी लगने लगता है कि ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक बना ही नहीं है जो इस पावर को हैंडल कर पाए। और फ्रीज़ा भी वहाँ पर मौजूद था। ये खबर जैसे उसके कानों पर पहुँचता है वो भी सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो भी उसका पावर को फील कर पा रहा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ,
आखिर वो कौन है जिसमें इतना ज़्यादा पावर है? इससे पहले मैंने ऐसा कभी पावर देखा तक नहीं। ये कोई नॉर्मल पावर बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये काफ़ी शक्तिशाली पावर है जो कि हमारे प्लेनेट के एकदम करीब ही है। फ्रीज़र को अब डर लगने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो और कोई नहीं है, वो लेजेंड ऑफ सुपर सैयन है। पर वो अभी तक एक छोटा सा बच्चा ही है। उससे पहले कि वो बड़ा होकर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सके, मुझे अभी उसे मार देना होगा। फ्रीजा वहाँ जाने से पहले ग्रैंड प्रिस्ट जीने और उसके बेटे को देखता है तो वो लोग जेनोसामा के पैलेस पर आ चुका था। तभी वहाँ पर फ्रीजा भी आ जाता है उस बच्चे को मारने के लिए। ये हो क्या रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो क्या मैंने जो भी देखा था वो गलत था? क्योंकि फ्रीजा को आने से पहले ही 1 सेकंड के अंदर वो लोग वहाँ से गायब हो जाता है। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें फिर से जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ जिन्हें उनकी सारी डाउट्स क्लियर कर रहा था। वो कहती है आखिर मुझे ही क्यों चुना गया था। साथ ही साथ वो भी ये भी कहते हैं आखिर वो कौन है जिसको इस बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब जेनोसामा कहते हैं मैं हूँ जेनोसामा द किंग ऑफ एवरीथिंग, सारे यूनिवर्स मेरे ही ऑर्डर पर चलते हैं और मैं उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर देता हूँ जो कि इस यूनिवर्स के लिए खतरा साबित होता है। उसके बाद जेनोसामा जीने से कहते हैं चलो ये सब बात छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ इस बच्चे का ख्याल मैं कैसे रखूँ, और उससे पहले एक जरूरी काम करना है, इस बच्चे का नाम भी तो कोई रखना पड़ेगा। जिन्हें कहते हैं इस बच्चे का नाम होगा कैकरोट, पर जेनोसामा कहते हैं नहीं, इसका नाम होगा गोकू। जिन्हें को भी गोकू नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब जिन्हें अपने प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं और बीच बीच में उसके बच्चे को देखने आता था। ग्रैंड पिस्ट गोकू को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। गोकू पहले ही कुछ ही दिनों में कुछ टेक्निक्स में मास्टर बन जाता है। उसके बाद हमें कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है और गोकू भी अब बड़ा हो चुका था। उसे यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करते हैं और उसके वॉरियर्स सब कुछ के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाता है। गोकू अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। वो इतने से छोटी उम्र में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाता है। पर एक दिन अचानक फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ जीने यानी गोकू का मदर भी मौजूद था। उसके बाद गोकू को सब कुछ पता चल जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फुल पावर को रिलीज करता है। इसकी पावर इतना ज़्यादा होता है कि जेनोसामा के पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू को पता चल जाता है कि फ्रीजा के हाथों ही उसका मॉम का डेथ हुआ है और वो प्लेनेट वेजिटा को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखता है कि वो अपने फुल पावर को रिलीज कर रहा है। तभी वो गोकू से कहते प्लीज ये बंद करो, नहीं तो तुम अगर इसे कंटिन्यू करते रहोगे तो इतनी पावर की वजह से कुछ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। ग्रैंड पिस्ट अब चिल्ला कर कहते गोकू मैंने कहा ना ये सब बंद करो, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। पर गोकू रुक ही नहीं रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि फ्रीजा ने उसके मॉम को मार दिया है। गोकू पहले सीख लिया था कि कैसे अपने पावर को ज्यादा से ज्यादा गुना बढ़ा सके। गोकू का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था कि वहाँ पर मौजूद प्लैनेट्स आपस में टकरा रहा था। यूनिवर्स इतना ज्यादा पावर झेल नहीं पा रहा था। ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा सब कुछ देख रहा था। वो लोग भी कहते गोकू तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें अभी स्टॉप करना होगा। अगर तुम ऐसे ही अपनी पावर को इंक्रीज करते रहोगे इससे तुम्हारा मॉम वापस आएगा, क्योंकि तुम्हारा मॉम का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। अगर तुम्हारा मॉम की डेथ अब भी होगा ये भाग्य में लिखा था तो हम और तुम क्या कर सकते हैं, हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। तुम्हें अब अपने गुस्से को कम करना होगा। फ्रीजा ने मेरे मॉम के साथ साथ प्लेनेट वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और आप लोग कह रहे हो मैं सब कुछ भूल जाऊं? मैं ये कभी नहीं भूल सकता, इसका बदला मैं लेके ही रहूंगा। और अब वो लोग चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि गोकू ऑलरेडी उसके पावर को रिलीज कर दिया था। तो अब ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मैंने ऐसा पावर कभी नहीं देखा जो कि गोकू इतनी छोटी सी उम्र में हासिल कर लिया, और इसी कारण से ग्रैंड पिस्ट उसे अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना होता है वो सिखाया नहीं था। और मैं उसे अभी एक डायमेंशनल प्लेस पर भी लॉक नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करूंगा तो पूरी की पूरी यूनिवर्स वैनिश हो जाएगा जब तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं लेता। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गोकू अब शांत हो चुका था। ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा देखते हैं कि गोकू अपने पावर को इंक्रीज करना बंद कर दिया है। गोकू तुम अब फ्रीजा को मार नहीं सकते क्योंकि फ्रीजा का जिंदा रहना अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन में बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए तुम्हें अब फ्रीजा को मारना नहीं चाहिए। डिस्ट्रॉयर गॉड बीरस ये काम करेगा, पर वो अभी सो रहा है। वेट कर रहा हूँ कब वो जग जाए और फ्रीजा को उसके किए का सजा दे, क्योंकि फ्रीजा ने इस यूनिवर्स का रूल को तोड़ा है। पर वो मेरी मॉम को मारा है। मैं ये कभी नहीं देख सकता कि वो जिंदा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। जब कभी भी मैं उसे अपने सामने देखूंगा मैं तुरंत उसे मार दूंगा। तो अब जेनोसामा कहते हैं मैं तुम्हें कहा ना तुम उसे मार नहीं सकते अभी। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू अब अपने गुस्से को और इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया था। साथ ही साथ ग्रैंड पिस्ट उसे अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए सब कुछ सिखा देता है, और गोकू ऐसा गुस्सा कभी नहीं करता है। गोकू अब पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है और सारे के सारे यूनिवर्स जानता था कि वो जेनोसामा का बेटा है।
यूनिवर्स का सारे के सारे मॉर्टल्स उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, क्योंकि उसका फादर जेनोसामा काफी ज्यादा पावरफुल था। वो जब कभी भी चाहे किसी भी यूनिवर्स और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब गोकू समय के साथ साथ जेनोसामा के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाता है। एक दिन गोकू और जेनोसामा साथ में ट्रेनिंग करते समय गोकू उसके फादर से पूछता है, मेरे पावर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम सरप्राइज किया हूँ। नॉट बैड माई सन, और तुम्हें मेरा जगह भी लेना होगा, तुम्हें द किंग ऑफ एवरीथिंग भी बनना होगा। सब मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरता है, पर तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होगा। ग्रैंडपिस्ट एकदम सही कहा था, मुझे एक बेटे का सख्त ज़रूरत था, जो कि अब तुम हो मेरे पास, तो मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब गोकू जेनोसामा से कहते हैं, डैड लॉर्ड बीरस अब जग चुका है, तो अभी सही वक्त है फ्रीजा को मारने का। मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ, फ्रीजा जो जो किया हमारे साथ, मैं काफ़ी दिनों से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। बेटा गोकू, तुम अब क्या चाहते हो? मुझे पता ही है तुम जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ कर ही लोगे, और वो डिसीजन सही होगा। गोकू अब फ्रीजा के सामने चले जाते हैं, जो कि कई सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। सबको पता चल जाता है कि कोई काफ़ी पावरफुल पर्सन फ्रीजा के प्लैनेट पर आ रहा था। गोकू अब बिल्कुल फ्रीजा के सामने खड़ा हो जाता है। ओह, तुम ही हो जो कि प्लैनेट भेजिटा और मेरे मॉम को किल किए थे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रीजा गोकू को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि अभी भी कोई साइंस बचा हुआ है, और वो हंसने लगता है। एक तुम जैसे साइंस मुझे मारोगे? प्लीज मुझे और मत हंसाओ। उसके बाद फ्रीजा अपने सोल्जर्स को भेजता है गोकू को मारने के लिए, पर गोकू अपने एक उंगली भी नहीं हिलाकर वो सारे सोल्जर्स को मार देता है। फ्रीजा तब भी हंसने लगता है, पर गोकू अपने आंखों को 2 बार ब्लिंक करता है, और इसी से ही फ्रीजा का चेक पर एक घायल हो जाता है। फ्रीजा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वो मेरे को टच भी नहीं किया, तो मेरे यहाँ पर चोट कैसे लग सकता है? यह तक कि फ्रीजा उसके मूवमेंट भी देख नहीं पा रहा था। अब तो मुझे थोड़ा सीरियस होना होगा, तुम मौत ही डिजर्व करते हो। फ्रीजा अपने आप को गोकू की तरफ बड़ी तेजी से थ्रो करता है, पर ये एकदम बेकार हो जाता है। फ्रीजा कुछ ही सेकंड में मर जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब गोकू वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फ्रीजा का रिवाइव होने का चांस था। गोकू उसे एक स्पेशल टेक्निक से मार देता है, जो कि हाकाई जैसा था। गोकू फ्रीजा के फादर के साथ ठीक ऐसा ही किया जो कि फ्रीजा के साथ किया था, और वो साथ ही साथ गोकू के आसपास जो भी चीजें था सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू खुश हो जाता है कि वो फाइनली उसका मॉम का मौत का बदला ले पाया है। मॉम, मैंने कर दिखाया, मैंने आपका मौत का बदला ले ही लिया। मैं वो सब कुछ मिटा दिया हूँ जिसके वजह से आपका मौत हुआ था। गोकू अब अंदर ही अंदर रोने लगता है, पर गोकू सीख गया था कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। गोकू अब सोचता है उसे डिस्ट्रॉयर का गॉड यानी बीरस के पास जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जाके उसको कंप्लेन कर सके बीरस अपने काम क्यों नहीं किया। गोकू कुछ ही मिली सेकेंड में बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। बीरस गोकू को नहीं जानता था, क्योंकि वो अभी के अभी नींद से उठा था, और वो ये भी नहीं जानता था कि जेनोसामा का एक बेटा भी है। बीरस गुस्सा होते हुए कहते हैं, आखिर तुम कौन हो, और तुम यहाँ पर मेरे प्लेनेट पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने का सजा तुम्हें मिलेगा। हे बीरस, काम डाउन। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। आपने रूल्स का उल्लंघन किया है। आप 25 सालों से भी ज्यादा समय के लिए सो गए थे, और इसी वक्त काफी कुछ हो गया है। कौन हो तुम जो मुझे ये सब कह रहे हो और मुझे ऑर्डर भी दे रहे हो? आखिर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तो बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर गोकू बीरस के सारे अटैक को रोक लेता है। अब बीरस और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो अपने फुल पावर को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद गोकू के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी वहाँ पर हुइस आके उसे हिट करके रोक लेता है, और नीचे जमीन पर गिर जाता है। डैम इट हुइस, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यू बास्टर्ड। आई एम सॉरी मिस्टर बीरस, तुम्हें पता है तुम अब क्या करने जा रहे थे? तुम जिसको मारने के लिए अटैक कर रहे थे वो और कोई नहीं है, वो जेनोसामा का बेटा है। ये सुनते ही बीरस शॉक हो जाता है, ये जेनोसामा का बेटा है? पर ये कैसे पॉसिबल है? बीरस काफी ज्यादा डर जाता है। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर देना, मैं आपको मारने के लिए जा रहा था। अच्छा ही हुआ हुई कर तुम्हें सही वक्त पर रोक लिया, नहीं तो आज तुम्हें मेरी हाथ ही मारना होता। एनीवे, मैं आया हूँ तुम्हें ये कहने कि तुम अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे, क्योंकि तुम 25 सालों से भी ज्यादा वक्त के लिए सो गए थे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तुम्हें इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो अब हुइस बीरस के बिना अकेला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए गोकू उसे फोर्स करते कि तुम किसी को ढूंढो जो कि हमारा यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। गोकू भी सारे यूनिवर्स में किसी को ढूंढने लगता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी तरफ एक अलग सी जगह में एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि जेनोसामा का खोया हुआ बेटा था, जो कि उसके फादर यानी जेनोसामा से प्रतिशोध लेना चाहता था कि वो इसे इस तरह से छोड़ कैसे दिया।
आपको इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। बाद गोकू एक स्ट्रेंज प्लेनेट में जाता है जहाँ उसे काफ़ी स्ट्रांग की फील हो रहा था और उसे ऐसा भी लगने लगा था वहाँ पर ऐसा कोई जरूर इंसान है जो कि ये डिस्ट्रॉयर गॉड का पोजीशन ले सकता है। गोकू उस प्लेनेट में जाकर उसे ढूंढने लगता है जो कि इस प्लेनेट पर अकेला ही है। प्लेनेट का हालत भी कुछ सही नहीं था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रोली और उसका फादर खड़ा हुआ था। वो लोग जैसे ही गोकू को देखता है ब्रोली का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बेटा ब्रोली से कहते हैं जा उसको मार डालो। ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, पर गोकू एक स्ट्रेंज टेक्निक की मदद से ब्रोली का अटैक को रोक लेता है। ब्रोली अब हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर ब्रोली का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी गोकू के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। वो सिर्फ एक सिंपल ब्लास्ट ही कर पाते हैं, पर गोकू विदाउट एनी प्रॉब्लम उस ब्लास्ट को रिसीव कर लेता है। ये देखकर ब्रोली का फादर स्पीचलेस हो जाता है। गोकू भी ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि मैंने इन लोगों को एक वर्ड भी नहीं कहा पर उन लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। उसके बाद गोकू कहते हैं आप लोगों को शायद पता नहीं है इसलिए मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं गोकू हूँ, ग्रेट जेनोसामा का बेटा जो कि द किंग ऑफ एवरीथिंग है। पर मैं किसी जेनोसामा और उसके बेटे को नहीं जानता, मेरा इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और तुम कह रहे हो द किंग ऑफ एवरीथिंग है। हाँ ये सच है, मेरे फादर ने इस पूरी 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है और इसके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है और एक दिन मैं उसे भी सरपस कर दूंगा। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताने नहीं आया। मैं यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मिस्टर बीरस का जगह ले पाएगा, क्योंकि मैं मिस्टर बीरस को उसके पोजीशन से रिमूव कर दिया हूँ क्योंकि वो यूनिवर्स का रूल्स को ब्रेक किया था। क्या तुम कह रहे हो मिस्टर यूनिवर्स अब उसके पोजीशन में नहीं रहा? लिसन टू मी सर, मैं आपके बेटा को मेरे साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। मैंने देखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो मैं उसे अपने प्लेनेट में लेकर जाना चाहता हूँ और ग्रैंड पिस्ट उसे ट्रेंड करेगा। उसके बाद उसे डिस्ट्रॉयर की गॉड का पोजीशन दूंगा। ब्रोली गोकू का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और गोकू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसका फादर ये अलाउ नहीं करता है। तो अब ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। फादर मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ कई सालों बिताया है, अब मुझे डिस्ट्रॉयर का गॉड बनना होगा जो कि मिस्टर गोकू ने मुझे खुद ऑफर किया है। तो अब गोकू ब्रोली के फादर को मारना चाहता था पर ब्रोली उसे मना कर देता है। गोकू भी ब्रोली की बात को मान लेता है। तो अब वो दोनों जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं जहाँ जेनोसामा और ग्रैंड पिस्ट मौजूद था। फादर मैं आपके सामने यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं ये रियलाइज़ किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसमें अनलिमिटेड स्ट्रेंथ भी है जो कि सब में नहीं होता। ग्रैंड पिस्ट उसे ट्रेनिंग करवाएगा ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोजीशन को संभाल पाए। मुझे जैसा लगता है एक सैयन होने के नाते उससे बेटर कोई भी नहीं है। जेनोसामा भी गोकू की बात को मान लेता है और कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है कि तुमने जिसको चूज़ किया वो परफेक्ट ही होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। मुझे पहले से ही पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो आप ही हो द किंग ऑफ एवरीथिंग जो कि मिस्टर गोकू ने मुझे बताया था। सच में आप 12 यूनिवर्स को क्रिएट किए हो? ब्रोली मन ही मन में सोच लगते यही है जो कि गोकू ने बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे जैसा लग रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ ये सच है, मैंने ही 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है। गोकू अब उन लोगों के बातों के बीच में आता है और कहते हैं मुझे पता है तुम अब क्या सोच रहे हो, वो द किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है, इसीलिए तुम इस तरह से देख रहे हो। रिलैक्स ब्रोली, मेरे फादर ऑलरेडी इस तरह के कमेंट से कई बार सुन चुका है। नहीं मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ, तुम कैसे कह सकते हो मैं ये सोच रहा हूँ। डोंट वरी ब्रोली, गोकू इस तरह के बातों से डिस्टर्ब फील करता है। एनीवे तुम जाओ ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग करो। ग्रैंड पिस्ट भी रेडी है कि उसे जितना जल्दी हो सके यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सके। तभी ब्रोली भी रेडी हो जाता है ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग करने। एट दैट मोमेंट ब्रोली अपनी पावर को इंक्रीज करता है। उसकी पावर इतना ज़्यादा होता है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ग्रैंड पिस्ट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके कुछ समय बाद ब्रोली पूरी तरीके से रेडी हो जाता है न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो फाइनली ब्रोली यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। मीनवाइल हमें एक अननोन प्लेस को दिखाया जाता है जो कि जेनोसामा का खोया हुआ बेटा था। जेनोसामा उसे अपने हाथों ही खुद ही मार दिया था क्योंकि वो इस मल्टीवर्स के लिए खतरा था और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ था जो कि इस यूनिवर्स का खराब चाहते हैं। तो इसीलिए जेनोसामा को उसे मारना पड़ा ताकि उसके बेटे के लिए यूनिवर्स का कोई प्रॉब्लम ना हो। जेनोसामा उसके लिए एक मदर चूज किया था जो कि एक डीमन था और जेनोसामा का बेटा में भी उस डीमन का ही ब्लड फ्लो कर रहा था। ग्रैंड पिस्ट उसे चेंज करने की काफी कोशिश भी किए थे पर वो कभी चेंज नहीं हुआ। जब उसका जन्म हुआ था तभी 100 ऑफ प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। जेनोसामा भी उसे चेंज करने की काफी कोशिश किया था पर वो बुरा से बुरा होता जा रहा था। तो उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, उसे मारना ही पड़ा।
जेनोसामा ये घटना काफ़ी ज़्यादा हिट करते थे, इसीलिए वो ग्रैंड पिस्ट से कहते हैं कि ये उसकी मेमोरी से ताकि इरेज कर दे। तो इसीलिए जेनोसामा को लगने लगता है कि गोकू ही उसका पहला बेटा है, पर गोकू उसका फर्स्ट सन नहीं था, नहीं वो सेकंड सन था, बल्कि गोकू उसका 6th सन था। जेनोसामा मिलियंस ऑफ ईयर से ये रिपीट करते हुए आ रहे हैं। गोकू का जन्म होने से पहले वो और एक बार मेमोरी को इरेज किए थे। जेनोसामा के पहले बेटे का मौत हो चुका है और जेनोसामा को भी पता है, पर उसके बाद किसी भी सन के बारे में उसका याद नहीं है। बट एक ऐसा इंसान है जो इस सब कुछ जानता है, वो है ग्रैंड प्रीस्ट। जेनोसामा उसे कहते हैं ताकि वो उसके मेमोरी से ये सारे बातों को रीइरेज कर दे। ऐसा 5 बार किया गया था। तो अब मेरे फादर को ये भी नहीं पता कि एक टाइम में मैं उसका बेटा था, बट ग्रैंड प्रीस्ट को ये नहीं पता कि जेनोसामा जिसे मरा था वो मैं नहीं था, मैंने ही उसे बनाया था। वो बस एक मॉर्टल था जो कि मेरे जैसा ही दिखने में था और उसका पावर भी लगभग सेम थे। उसके बाद म्यू जेनोसामा के पैलेस पर चले आते हैं। उसके आने से सब कुछ बदल गया था। म्यू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हेलो फादर, क्या आपको मुझे याद है? काफ़ी दिनों बाद हम मिले हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आपको पता है मैं यहाँ पर आके क्या करने वाला हूँ? कौन हो तुम? और तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? अभी कभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहता। आर यू श्योर फादर कि तुम यही चाहते हो? पर तुम मुझे फादर कहकर क्यों बुला रहे हो? मैंने तुमको कभी भी देखा तक नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है आप सब कुछ जानते हो, तो अब ही मेरे फादर को बताओ आखिर मैं कौन हूँ। आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट सब कुछ सुन रहा था। वो क्या कहेगा वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जेनोसामा से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके पास्ट के सॉन्स के बारे में उसे नहीं बताएगा, जो कि ऑलरेडी इरेज हो चुका है। ये प्रॉमिस जेनोसामा कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर वो इसे तोड़ देगा तो यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक हो जाएगा। जेनोसामा बिना कुछ सोचे ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, कौन है ये जो कि अपने आप को मेरा बेटा होने का डिमांड कर रहा है? ग्रेट जेनोसामा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि मैं कभी भी आपको अपनी पुरानी बातों को याद ना कराऊं। मुझे नहीं पता मैं पास्ट में क्या कहा था, पर मैं आप तुमको कह रहा हूँ, प्लीज़ बताओ ये कौन है? जेनोसामा, आपने ही मुझे वार्निंग दिया था कि इन एनी सिचुएशन आपके पास्ट सॉन के बारे में ना कहूँ। म्यू देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा को उसके बेटे के बारे में कुछ भी कह नहीं रहा था, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम उसे बताओ नहीं तो मुझे तुमको मारना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आपको पता ही होगा मैं कौन हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, उसे बताओ नहीं तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मार दोगे, पर फिर भी मैं अपना प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ सकता। तो ठीक है स्टूपिड सैयंस, अब तुम मरोगे। पर गोकू आ जाता है और गोकू आकर कहते, कौन हो तुम जो कि मेरे मास्टर ग्रैंड प्रीस्ट और मेरे फादर को मारना चाहते हैं? क्या तुम मेरे हाथ ही मरना चाहते हो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ कौन हो तुम? तो तुम ही हो माय डियर ब्रदर। मैं देख रहा हूँ कि स्टूपिड ग्रैंड प्रीस्ट मेरे फादर से नहीं कह रहा है कि मैं कौन हूँ। वेल, मैं ही कहता हूँ, अगर आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, आई डोंट केयर, मैं सबको मार दूंगा। एनीवे, एग्जैक्टली 1,500,000,000 सालों पहले जेनोसामा अपने काम करते करते बोर हो चुका था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसका एक बेटा का ज़रूरत है। तो इसीलिए उस बेटे को जन्म देने के लिए मादर को ढूंढने लगता है। तभी उसे डीमन टोआ मिलता है और उसे ही मेरी मादर के लिए चूज़ करता है। मैं आशा करता हूँ वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद स्टूपिड फादर जैसे ही देखता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और एक दिन मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, तभी वो सोचता है कि मुझे मार देगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे पहले सिर्फ मैं ही हूँ उसका बेटा था, तो तुम गलत हो। वेट, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उसका पहले भी 5 बेटा था और वो एक एक करके सबको मार दिया, पर मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इतने आसानी से मार देगा। मैं खुद एक मॉर्टल को बनाया था जो कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखने में था और उसका पावर भी लगभग सेम ही था। तो इसीलिए वो सोच रहा था कि वो मैं ही था और उसे मार दिया। उसे मार कर ये सोचने लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, पर वो कितना ज़्यादा गलत था। मैं आज उसको मार कर साबित कर दूंगा। तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि मेरे फादर ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जेनोसामा कुछ भी नहीं याद कर पा रहा था, तो वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं कि ये सच है, मैंने ये सब किया है। ग्रैंड प्रीस्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं था, उसे बताना ही पड़ा। हाँ, ये सच है, आपने ही ये सब कुछ किया है, पर आपने ये सब कुछ सेल्फिश होने के नाते नहीं किया है, क्योंकि आपके सारे ही सॉन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और वो ऑलमोस्ट यूनिवर्स के सारे किंग्स को मार दिया था और वो सब लोग मिलकर आपके खिलाफ लड़ाई करने की प्लान कर रहा था और वो साथ ही साथ इस यूनिवर्स को भी नष्ट करना चाहता था। तो ज़्यादा देर होने से पहले ही आपने उन लोगों को मार दिया है और आपने ही मुझे कहा था ताकि मैं आपके मेमोरी से ये सारे बात को रिमूव कर दूँ। तो मैं ठीक ऐसा ही किया जैसा आपने बताया था और ठीक इसी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है।
पर यहाँ पर स्टडी एकदम चेंज हो चुका है। गोकू जब से आया है वो एक प्योर हार्टेड इंसान है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, पर कभी भी वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। वो इस यूनिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। मुझे जैसे लगता है मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरे फादर एक मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं है जैसा मैं सोचना स्टार्ट कर दिया था। यू डैम, तुम्हें अब मरना होगा, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। मियू अब हंसने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे और मत हंसाओ, तुम जैसे एक सैयन मुझे मार देगा ये सोच भी कैसे सकते हो। मैं तुमसे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हारे इस तरह का पावर से मुझे कभी नहीं मार सकते। एनीवे, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर मेरे फादर जेनोसामा को मारने के लिए आया हूँ। फादर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा आपने जो किया। डियर सन, अगर मैं तुम्हें तब मार नहीं पाया तो अब मैं तुमको मार दूंगा। नो, आप क्या कर रहे हो? प्लीज मत करो, प्लीज। ओ फादर, आप क्या सोच रहे हो? इस स्टूपिड टेक्निक से मुझे मार दोगे? इट्स रियली फनी। तभी गोकू बिना किसी वार्निंग देके एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू के उस अटैक से म्यू दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। एक मर्द होने के नाते तुम मुझे पीछे से अटैक कर रहे हो। म्यू अपने आप को गोकू की तरफ थ्रो करता है। गोकू भी अब ट्रांसफॉर्म होकर सुप्रीम स्टेट पर पहुंच जाता है और उन लोगों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का फाइट शुरू हो जाता है। उन दोनों के फाइट के चलते पूरी मल्टीवर्स ट्रबल में था। सभी एंजल्स गॉड्स फील कर पा रहा था कि इतनी पावर कहाँ से आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरी की पूरी मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा। मीनवाइल हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड पिस्ट कहते हैं तुम लोगों को अब रुकना होगा, नहीं तो तुम लोगों को मुझे एक अनदर डायमेंशनल प्लेस पर लॉक करके रखना पड़ेगा। पर फिर भी वो लोग रुक ही नहीं रहा था, वो लोग फाइट करते रहते हैं। तभी ग्रैंड पिस्ट उन लोगों को एक अनदर डायमेंशनल प्लेस पर भेज देते हैं, जो कि काफ़ी पावर को झेल सकता था। सैयन, तुम मुझसे फाइट कर रहे हो पर इसका कोई रीज़न नहीं बनता। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि हम लोगों के फादर से फाइट करने आए थे, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के लिए खतरा है। तुमको शायद पता नहीं है, ये ऑलरेडी 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है और इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वो और एक बार यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। मेरा फादर ये सब बिल्कुल नहीं कर सकता जो तुम कह रहे हो। तुम्हारे साथ मैं फाइट करना नहीं चाहता था, पर तुम तो मानोगे नहीं, तो अब तुम्हारे फादर के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। वेट, ये कौन सी जगह है? हमें कोई दूसरी जगह पर भेज दिए गए हैं, पर मेरे पावर्स क्यों कम हो रहा है? तो अब वो दोनों फिर से आपस में फाइट करना शुरू कर देता है। यू बस्टर्ड, तुम मेरे फादर और ग्रैंड पिस्ट को बहुत बुरा भला कहे हो, तुम्हें भी अब मरना होगा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों अपने अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज करता है। उन दोनों के फाइट के चलते इतने ज़्यादा पावर रिलीज होता है कि वो डायमेंशनल उस पावर को झेल नहीं पाता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है और कहते हैं, स्टॉप, आखिर मैं सुप्रीम एंजल हूँ। मैं देख पा रहा था ये प्लेस कभी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता था, पर तुम लोगों की वजह से ये प्लेस डिस्ट्रॉय हो गया। अब तुम दोनों ही मरोगे। वेट, आखिर तुम कौन हो? मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रहा है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं सुप्रीम गॉडेस मिकोशिन हूँ, द गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स। मैं सिर्फ तब आता हूँ जब कोई भी यूनिवर्स मुसीबत में रहता है और तुम लोग यहाँ पर कुछ फालतू के रीज़न के लिए फाइट कर रहे हो। और तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है, तुम्हारी ये फाइट की वजह से ऑलमोस्ट सारे का यूनिवर्स का 25% चीजें डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और तुम लोगों ने फाइट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा इस यूनिवर्स के बारे में। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुम लोग फिर से ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। हे, आखिर तुम कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं? अगर तुम मुझे अटैक करने के लिए अपने जगह से 1 इंच भी हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तो अब म्यू कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं फील हो रहा था। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? म्यू को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। गोकू को पता था वो उसे कभी अटैक नहीं करेगा, पर म्यू का मन उसे कह रहा था अटैक मत कर। फिर भी वो गॉडेस मिकोशिन को अटैक करने के लिए पीछे चले जाते हैं। पर अचानक म्यू को अटैक करने से पहले ही वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था और नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसे अटैक भी नहीं किया, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगा। गोकू भी अब ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो 1 सेकंड में उसे अटैक कर दिया, यह तक कि म्यू उसके पास पहुंच भी नहीं पाया था। मेरे लिए भी उसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी पावर आ कहाँ से रहा है? मैंने तो ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था। मेरे बेटा ग्रैंड बिस्ट को सब कुछ पता है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो? क्या? मेरा मास्टर ग्रैंड बिस्ट आपका बेटा है? अगर तुम क्या कह रही हो?
मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ग्रैंड प्रिस्ट का कोई पेरेंट्स भी है। मुझे तो अभी क्या भी पता चला। दैट्स डज नॉट मैटर नाउ। सपोज मान के चलो कि मैं तुम लोगों को मार दिया, पर एक रास्ता है जिससे तुम ये रोक सकते हो, अगर तुम लोग आपस में फाइट करना बंद कर दोगे तो। और ये भी याद रखना, और कभी भी फ्यूचर में फाइट नहीं करोगे, अदरवाइज तुम दोनों को ही मरना पड़ेगा। ओए, तुम ये सोच रहे हो कि मैं उससे हेट करना बंद कर दूंगा, उस बास्टर्ड को जो कि मुझे और मेरे फादर को मारना चाहता था? ये कभी नहीं होने वाला है। मैं अभी तुम जैसा साइंस के साथ रहना नहीं चाहता। तभी म्यू अपने आप को गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से थ्रो कर देता है, पर वो गोकू को अटैक करने से पहले ही मिकोशिन उसे वैनिश कर देता है। ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया। तुम्हें चिंता करने की उतनी बात नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे एक प्लेस पर लॉक करके रखा है, और मैं उसे तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक उसके दिमाग से ये सारे बात भूल ना जाए। और मैंने जो किया वो ये डिजर्व करता है। ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर चुका था। एनीवे, मैं पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ, तो तुम्हें मैं अब बता देता हूँ यहाँ पर आने का रियल रीज़न क्या है। द क्रिएटर गॉड ऑफ एवरीथिंग यानी मेरे मास्टर ज़रामा तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। वेट, तुम कह रहे हो तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया यहाँ पर आने के लिए? इसका मतलब कोई तुमसे भी बड़ा है? ये तो इम्पॉसिबल है। कौन है ये ज़रामा जो कि इस यूनिवर्स स्पेस टाइम को क्रिएट किया है? उसके पावर अनरीचेबल है, और उसके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है। ओह, तुम कह रहे हो हम जो कुछ भी जानते हैं और जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ उसने ही बनाया है? दैट्स इम्प्रेसिव। पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? उसके बाद वो दोनों ज़रामा के पास चले जाते हैं। जब गोकू को ज़रामा देखता है वो कुछ टाइम के लिए स्पीचलेस हो जाता है। सैयन गोकू, मैं तुम्हें जरूरी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आज से ठीक 6 मंथ 17 डेज बाद 7 डीमंस पावर के साथ इस यूनिवर्स में आएगा। तुम्हें उन डीमंस का मुकाबला करना होगा, और इसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि उन डीमंस को मैं ही क्यों नहीं रोक लेता, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ, अगर मैं इन सब के बीच में आऊँगा तो यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। मैं सिर्फ ऑर्डर ही दे सकता हूँ, पर मिकोशिन काफ़ी पावरफुल है, वो उन डीमंस को रोक सकता है। हाँ, मिकोशिन रोक सकता है, पर मिकोशिन अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो 17 सालों के लिए सो गया है। वो तब तक नहीं जगेगा जब तक उसे ऐसा नहीं फील होगा कि कोई कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रामा गोकू से कहते हैं वो 7 डीमंस आज से ठीक 700 साल पहले मेरे कुछ ब्लड को चोरी कर लेता है। वो ब्लड 7 डीमंस आपस में बांट लेता है। उसके बाद वो डीमंस अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। अब वो लोग आपस में मर्ज होकर मेरे पावर का 1% भी हासिल कर लेता है। उस 1% ही इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, और वो डीमंस 6 मंथ में ही मर्ज हो जाएगा। उससे पहले ही तुम्हें उन डीमंस को मार देना होगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगा तो तुम्हारे ब्रदर से तुम हेल्प ले सकते हो, पर मुझे पता है तुम ये काम कर पाओगे। तो अब गोकू उन डीमंस को मारने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। गोकू के पास अभी भी बहुत वक्त था और भी अच्छे से ट्रेनिंग करके खुद और भी पावरफुल बनने के लिए। वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। गोकू ही एक ऐसा शख्स था जो कि उस डीमन को मार सकता था, तो इसीलिए वो जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को अब लगने लगता है उसे जैसा पावर अचीव करना था, इस तरह से ट्रेनिंग करके उसे ऐसा पावर कभी अचीव नहीं होगा। तो अब वो कहने लगता है मैं अगर इस तरह से ट्रेनिंग करूँगा तो मैं उन डीमंस को कभी नहीं हरा पाऊँगा। मुझे और भी ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत होगा, क्योंकि ज़रामा ने जैसा कहा था कि वो डीमंस उसकी पावर का 1% भी अगर उसे मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे में अगर ट्रेनिंग करता रहूँगा तो कई सालों में भी उन लोगों को मैं मार नहीं पाऊँगा। वेट गोकू, तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए काफ़ी नहीं हूँ? नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, ऐसा बात नहीं है। डोंट वरी, मैं जानता हूँ मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग को और एक स्टेप आगे ले जा पाऊँ, तो इसीलिए मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। तुम्हें उनके ही ट्रेनिंग चाहिए। तो अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं कि आप निकोशिन की बात कर रहे हो? अगर ये बात है तो मैं आपको बता दूँ वो अभी 17 सालों के लिए सो गया है। नहीं गोकू, तुम जिसके बात कर रहे हो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं लेजेंडरी गॉडेस नीन, जो हमारी मल्टीवर्स का नहीं है और न ही कोई दूसरी मल्टीवर्स का है, वो एक अनदर डायमेंशन का है। मैंने 2000 साल पहले उसे 2 बार एक काम के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट हो गया है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
तुम उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आना, क्योंकि उसको सभी लोग रेस्पेक्ट करता है और उसका यहाँ पर आके तुम्हें ट्रेनिंग करना ये रूल्स के खिलाफ है। जब तक उसके गॉड उसे ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग करेगा, इन सब के बीच में वो नहीं पड़ेगा। मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो तुम्हें ट्रेन करेगा तो तुम उस डिमंस को ज़रूर मार पाओगे और मैं भी यही चाहता हूँ तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके उस डिमंस को मार दो। अब मुझे भी फील होने लग रहा है अगर किसी कारण से तुम उन डिमंस को मार भी ना पाओ तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया ग्रैंड पिस्ट, तो बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मिलके जल्द से जल्द अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ग्रैंड पिस्ट लेजेंडरी गॉडेस नीन का नाम अनाउंस करते हैं। लेजेंडरी नीन उसके सामने आकर कहती है, क्या हुआ ग्रैंड पिस्ट, तुमने मुझे फिर से बुला रहे हो? पिछले बार भी तुमने ऐसे ही किए थे। अगर इस बार भी बिना कोई इम्पोर्टेंट काम होते हुए भी तुमने मुझे बुलाया हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नीन के ये सारी बातें सुनकर ग्रैंड पिस्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं, नीन आप जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको बुलाया हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद 7 डिमंस इस धरती पर आएगा जो कि जेरामा के ब्लड को चोरी किया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और इस पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब गोकू एक ऐसा शख्स है जो कि इन सब को रोक सकता है, पर गोकू का पावर इन सब को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। उसे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करके अपने पावर को और भी इंक्रीज़ करना होगा और इसी कारण से आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप गोकू को ट्रेन करेंगे तो गोकू अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर पाएगा और उन डिमंस को मार पाएगा। मैं अब सब कुछ समझ गई। तो अब नीन ग्रैंड पिस्ट से कहती है, पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम मुझसे और कभी भी हेल्प नहीं मांगोगे, मैं और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। यही हमारी लास्ट मुलाकात होगी क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी कई बार हेल्प कर चुकी हूँ। नीन के ऐसे बातें सुनकर ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं और कभी भी आपको हेल्प के लिए नहीं बुलाऊंगा। तो ये है तुम्हारा सन गोकू। मैं देख पा रही हूँ वो ऑलरेडी कहीं पावरफुल है, पर मुझे सबसे पहले ये जाननी होगी कि तुम में कितने पावर की ज़रूरत है। तो तुम अपने फुल पावर को रिलीज़ करो, मैं देखना चाहती हूँ अगर तुम में कितना ज़्यादा पावर है। तभी गोकू भी अपने फुल पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे गोकू अपने फुल पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर जेनोसामा के पैलेस फिर से रीबिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो कि गोकू और म्यू के फाइट की वजह से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो फाइनली गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज़ कर देता है। नीन, ये मेरी फुल पावर है। उसके बाद नीन गोकू से कहते हैं, अब तुम मुझे अटैक करो। वेट, अगर मैं तुमको अटैक करूँ बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। तुम्हें इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कह रही हूँ तुम मुझे अटैक करो। तो ठीक है, गोकू भी उसे अपने पूरे पावर के साथ एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू उसे ऐसे अटैक करता है कि नीन सोचने में मजबूर हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ गोकू भी ये देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि मैं उसे इतने पावरफुल अटैक किया पर फिर भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अपने पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। सैयन, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर तुम्हें मैं अपनी ट्रेनिंग से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगी। नीन अब गोकू को लेकर उसके डायमेंशन पर चले जाते हैं जहाँ ग्रेविटी 8 से 100 गुना ज़्यादा था। तो अब गोकू काफ़ी सारा न्यू टेक्निक सीख जाती है जो कि गोकू को पहले पता नहीं था। साथ ही साथ गोकू काफ़ी हिडन टेक्निक भी सीख जाता है जिसके मदद से वो डिमंस को हराने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो लोग लगातार ट्रेनिंग करते गए तो अब फाइनली गोकू अपने न्यू स्टेट पर पहुंच जाता है जो कि नीन कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके 6 महीने के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां गोकू लेजेंडरी गॉडेस नीन की ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। गोकू अब अपनी यूनिवर्स में चले जाते हैं। ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो अपने पावर को इस हद तक इंक्रीज कर लिया है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि गोकू अपने पावर को ऐसे इंक्रीज कर पाएगा। सन गोकू, वो डीमंस इस यूनिवर्स पर आ चुका है। क्या वो डीमंस इस यूनिवर्स पर आ चुका है? हाँ गोकू, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा इससे पहले कि वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू न कर दे। एट दैट मोमेंट गोकू फौरन वहाँ से चले जाते हैं और उन डीमंस को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो फर्स्ट डीमंस जार से मिलता है। गोकू अब उस डीमंस से कहते हैं, स्टॉप डैम, तुम उन 7 डीमंस में से एक हो जो कि इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए हो। हे, आखिर तुम कौन हो? मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? तुम बस एक सैयन हो। मानता हूँ तुम बाकी सैयन जैसा इतना भी वीक नहीं हो, पर फिर भी अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। शट अप यू बास्टर्ड। तो अब गोकू अपने आप को उस डिमंस के अगेंस्ट थ्रो कर देता है और एक पावरफुल अटैक करते हैं,
पर वो डीमंस गोकू के उस अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। उसके बाद वो डीमंस कॉन्टिन्यूसली अपने पोजीशन बदल रहे होते हैं, जिस वजह से गोकू उस पर एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था। डैम यू, मैं उनको एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे गोकू, तुम इस तरह के टेक्निक से मुझे टच भी नहीं कर पाओगे तो तुम मारोगे कैसे मुझे? जब गोकू ये सब देख रहा था तभी उसे पता चल गया था कि मैं इस तरह से उसे कभी नहीं मार पाऊंगा। वो मेरे मन को धोखा दे रहा है। मुझे अपने दिमाग से काम करना होगा, मुझे अच्छे से देखना होगा। असल में वो कहा है, काफ़ी कंसंट्रेशन के बाद गोकू उसे एक अटैक करने में सक्षम होता है। तुम मेरे माइंड को रीड कैसे कर पाए हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं किस तरफ मूव करने वाला हूँ? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे आंखों को चीट कर लोगे तो तुम गलत हो डीमन। तो अब वो डीमंस गोकू से कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इससे पहले कोई भी इस टेक्निक को बीट नहीं कर पाया था। मैं काफ़ी हैरान हूँ, आखिर तुम ऐसा कर कैसे लिया? तो अब मुझे अपने असली पावर को रिलीज करना ही होगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, पर फिर भी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मुझे और मत हंसाओ स्टूपिड साइंस। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और अपने टीममेट्स को भी बता देना ताकि वो लोग यहाँ पर ना आए, नहीं तो तुम सबके सब मारे जाओगे। ये कभी नहीं होने वाला। तभी उन डीमंस अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और आसपास मौजूद सारे के सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो ये सब देखता है और कहने लगता है, शायद एक गोकू ही होगा जो कि उन डीमंस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे फादर ने भी उन डीमन के बारे में कहा था जो कि काफ़ी पावरफुल होगा। यहाँ तक कि मैंने भी उस डीमंस को हरा नहीं पाया था। सारे के सारे यूनिवर्स को पता चल जाता है कि उन डीमंस सब कुछ डिस्ट्रॉय करने यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें उस डीमंस को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी अपने पूरे पावर को रिलीज कर चुका था और एक सेकंड में ही गोकू के पीछे जाकर गोकू को एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू उस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे इतनी जल्दी अटैक कर पाएगा। मुझे और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा ताकि वो मुझे अचानक अटैक ना कर पाए। गोकू फिर से उस डीमन का मूव को रीड नहीं कर पा रहा था। एट दैट मोमेंट वो फिर से गोकू को एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। क्या हुआ साइंस, तुम मेरे मूव्स भी नहीं देख पा रहे हो? तो अब गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपने फुल पावर को रिलीज करता है। तो अब वो दोनों का पावर इक्वल हो जाता है। वो दोनों ही काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं और ज़्यादा एडवांटेज में गोकू ही था। गोकू अपने पूरी पावर को रिलीज करते ताकि उस डीमंस को प्रॉब्लम में डाल सके। गोकू अब उसे एक पावरफुल अटैक करता है। ये नहीं हो सकता, वो मुझे अटैक कैसे कर पा रहा है? इससे पहले कोई भी मुझे टच तक नहीं कर पाया था। तभी वो सोचने लगता है, शायद मुझे अब उस टेक्निक को एक्टिवेट करना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करूं, गोकू मुझे मर भी सकता है। तो अब वो अपने बॉडी से एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन करता है। इस एक्सप्लोजन उसके लिए काफ़ी रिस्की था। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो उसकी हेड डिस्ट्रॉय हो जाता। डैम, मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा तो वो मुझे मार देगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो गोकू से कहते हैं, हे गोकू, अगर तुम मुझे टच कर पाओगे तो मैं सरेंडर कर दूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम ट्राई करके तो देखो। ये सब उस डीमंस का प्लान था कि गोकू जैसे ही उसे टच करने के लिए उसके पास जाएगा, वो एक पावरफुल ब्लास्ट करेगा। गोकू को भी लगने लगता है वो आखिर क्या करना चाहते हैं, पर फिर भी गोकू उसे एक जाम करते हुए उसके पास चले जाते हैं उसको टच करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट हो जाता है। तो गोकू को लगने लगता है कि ऐसा उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसे टच करने के लिए जाना नहीं चाहिए था। उस एक्सप्लोजन इतना बड़ा हो जाता है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कई सारी प्लैनेट और स्टार्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी गोकू नहीं मरता है। वो एकदम मौत के करीब से लौट कर आ गया था, पर उसके पास एटलीस्ट इतना पावर था कि वो खड़ा हो पाया था। गोकू देखते कि उसके आसपास जो कुछ भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे अब समझ आ रहा है, उस बास्टर्ड ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सपोज एक बार और फिर से उस टेक्निक से मुझे अटैक करेगा तो 100% श्योर मैं मार जाऊंगा। गोकू ये सब सोच ही रहा था, तभी वो देखते कि एक एनर्जी की मदद से उस डीमन फिर से रीजनरेट हो रहा है। पर ये तो श्योर है कि वो विदाउट हेड मुझे कुछ कर नहीं पाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि गोकू भी उसे डरता था। अगर फिर से वो जिंदा होकर एक अटैक करेगा तो गोकू मर जाएगा। तभी गोकू एक सिंपल अटैक से उसे फिर से मार देता है जो कि रीजनरेट हो रहा था। उसके बाद हमें ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जो कि गोकू के पास आकर गोकू को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी के डीमंस उसके टीममेट्स का मौत का बदला लेने जरूर आएगा। ग्रैंड पिस्ट काफ़ी मेहनत के बाद गोकू को फाइनली हील करने में कामयाब होता है।
वो डिमंस काफ़ी होशियार है। जैसे ही उसको पता चला कि वो मुझे मार नहीं पाएगा, तभी वो अपना टेक्निक को यूज़ कर लिया। आई एम श्योर अगर तुम लेजेंडरी नीन के साथ ट्रेनिंग नहीं करते तो तुम इतने बड़े अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाते। तभी अचानक से जेनोसामा के पैलेस पर कुछ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाता है और जेनोसामा के पैलेस पूरी तरीके से कांपने लगता है। इसी वजह से गोकू वहाँ से चले जाता है ये देखने के लिए कि कौन आया है। गोकू देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 डिमंस गोकू को मारने के लिए आया है, जिसमें एक का नाम था मियुकी और दूसरे का नाम था सुसानो। गोकू अब काफ़ी सीरियस होकर उन डिमंस को देखता है और कहता है, फाइनली तुम लोग आ ही गए, मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। हे गोकू, हम उस डिमंस के जैसा इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो अब नहीं रहा, हम उसी की मौत का बदला लेने आए हैं, तो तैयार हो जाओ मारने के लिए।